तो ये है कि हमें फ्रेश रखती हैं और हमारी तख्लीकी सलाहियतों को निखारती हैं ये चीज़ें। और ये हर बच्चे को मेरे ख्याल से ये करते रहना चाहिए, बजाय कि हम मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करें या दूसरी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वेस्ट करें जिनका कोई फ़ायदा नहीं है हमें। तो ऐसा नहीं है कि वो फ़ारिग होती हैं, बल्कि सारे घर को सँभाला होता है उन्होंने। और जब उनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें वो लिखती हैं। तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ होती हैं फैमिलीज़ की, फैमिली से बाहर की। जब हम फिर फिज़िकली तौर पर जब हम ट्रैवल करते हैं तो फिर आप देखें कि हम कितना कुछ सीखते होंगे, जानते होंगे, अल्लाह की बनाई इस कुदरत को देखते होंगे, नए-नए लोगों से, सकाफ़त से, नई ज़बानों से आशना होते होंगे। तो ये है कि हमारा नौजवान तबका बहुत परेशान है आजकल, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, सहूलियात नहीं मिलती। वो सारे पल भी मुझको याद आते हैं कि जो लाहौर में आवारगी करते गुज़ारे थे। एलन 2 अल पचिनो 3 लियोनार्डो डिकैप्रियो 4 टॉम क्रूज़। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, जब वो आ गए सारी बहारों पे छा गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आज़मी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह के ख़ास साया करम में होंगे और हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखे हुए होंगे। आज की पॉडकास्ट में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शी इज़ वेरी डियर टू मी और इनके साथ मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। अदबी दुनिया में आप पहले कदम रख चुकी थीं और जब मैं आया तो इन्होंने मुझे बहुत सी सूरत हाल में गाइड किया, बहुत से मामलात में आप मेरे साथ रहीं और जिसकी वजह से पेरेंट्स के साथ साथ दोस्तों, बाकी दोस्तों के साथ साथ, भाई बहनों के साथ साथ आप जो है वो सर फहरिस्त रही हैं मेरी अदबी दुनिया के सफ़र में। और मैं ये बात बिल्कुल भी कहना भूलूंगा नहीं कि सोच का सफ़र में भी आप पेश थी और बल्कि इनका उस पर तबसरा भी मौजूद है। मेरे लिए ये एजाज़ है। तो आज की जो मेहमान शख्सियत हैं, आप राइटर हैं, आप डराने का काम भी करती हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि आप हॉरर राइटर हैं और इंतहाई कम उम्री में आपने पहली किताब लिखी और उसके बाद आपके क़ारीन की जो तादाद है माशाल्लाह बढ़ती ही चली गई। मुख्तलिफ डाइजेस्ट्स में भी लिखती आ रही हैं और इसके साथ साथ आपने कॉलम्स भी लिखे, बुक रिव्यूज़ भी किए और इसके बाद आपने सफ़रनामे की तरफ भी अपना रुख मोड़ा। यानी कि हर इसनाफ में आपने तबाह आज़माई की है और बड़ी कामयाबी के साथ। मैं पहले तारुफ करवा दिया, अब इनकी जानिब चाहता हूँ। कुछ चीज़ें और भी आती जाएंगी तो मैं बताता जाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फलक ज़ाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे अपने हम उम्र लोगों से बात करने का मज़ा आता है। तबादला ख़याल जो है वो ज़्यादा आसानी से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकियों के साथ नहीं होता, लेकिन एक वो बंदा वो एक रिलैक्सेशन होती है ज़रा। तो हम उम्र भी, ऊपर से फिर अच्छे बहन भाई, दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। तो वो ये एक बहन भाई वाला रिश्ता भी हमें कंफर्ट जोन में ले जाता है और मुखलिसाना जो रिश्ता है। और फलक जो हैं वो मुख्तलिफ इसनाफ पर काम करती आ रही हैं और इसी हवाले से आज ये पॉडकास्ट मैंने जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए कि फलक असल में सिर्फ अपने जज्बे को अपने तक नहीं रखती हैं। फलक दूसरों को इंस्पायर करती हैं। बहुत से राइटर्स हैं जो कि अदब में कदम रखने की उनकी वजह फलक थी और ये बड़ी एक अच्छी वैसी फीलिंग होती है कि आपको देखकर इंस्पायर होकर जो है वो अदब में कदम रखे और फिर एक नाम भी बनाए। और जब वो आपसे मिलता है, आपको बताता है कि आप मेरी इंस्पिरेशन है, तो वो बड़ी एक ज़बरदस्त फीलिंग होती है। बहुत अच्छा लगता है, हम भी किसी के इंस्पिरेशन हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आप ज़रा अपना माइक पास कीजिए और मैं आपकी जानिब बढ़ता हूँ। फलक की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि एक लड़की जिसने कम उम्री में किताबें लिखी, अदब में मुकाम बनाया, बहुत से एजाज़ात अपने नाम किए और एजाज़ात अपने नाम करने के साथ साथ आगे साबित कदमी के साथ बढ़ भी रही हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में आपको वैसे तो ये गेस्ट स्पीकर्स बुलाते हैं लेकिन आप ज़रा कम ही नज़र आती हैं। इसकी भी वजह जानेंगे आपसे। तो मेरी ये खुशकिस्मती कि मेरी बहन, मेरी दोस्त मेरे सामने मौजूद है। हम इनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। फलक, पॉडकास्ट जो है वो बिल्कुल जनरल तरीके से चलेगी, कोई इसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं, खुल के बोलो जो बोलना है। यू हैव अ पाथ एंड यू हैव टू रन ऑन योर पाथ।
इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अपने करियर का आगाज कब किया और राइटिंग्स की तरफ कब आई, लेकिन बचपन में जो आपने गालिबन आपकी उम्र कब क्या थी जब 12 आपने साल थी। पहली किताब लिखी, वो भूतों का ताजमहल? नहीं, किताब लिखने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, किताब तो मेरी आई थी जब मैं 16-17 साल की थी। अच्छा अच्छा। बाकायदा लिखने का अगर मैंने आगाज किया जो आप कह रहे हो, तो मेरी पहली कहानी मैंने जब लिखी तो वो 12 साल की जब मेरी उम्र थी, वो मैंने तब लिखी थी मैंने। तो अभी आप मुझे कह रहे हो कि मेरा अदबी कैरियर मेरा कहाँ से शुरू हुआ, बाकायदा आगाज कैसे मैंने किया। तो जैसे कि बच्चों को होता है कि अपने दादा दादा से, नाना नानी से कहानियां सुनते हैं वो, तो मेरे तो खैर से नहीं थे हमारे साथ। तो मैं खुद ही, मुझे बस पढ़ने का शौक था, कहानियां। तो ये भी वालिदैन की तरफ से होता है कि वो आपको बुक्स ला के देते हैं घर में। पापा मेरे उन्होंने वीकली मैगजीन्स, डाइजेस्ट मेरी मम्मा पढ़ती थी और बुक्स ला के देते थे। वो जो हमारे अंदर शौक पैदा होता था रीडिंग का। तो मैं जब पढ़ती थी हर तरह की पोइम्स, बीच में पोइम्स की बुक्स भी होती थी, स्टोरी बुक्स भी होती थी। तो ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट स्टोरीज करती थी हॉरर। तो मैं जब पढ़ती मेरा अचानक ही मेरा दिल किया कि ना, मैं इंग्लिश स्टोरी बुक थी मेरे हाथ में। तो मैंने सोचा कि ये इंग्लिश में है, तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ती थी, तो इंग्लिश मेरी अच्छी थी। और मैंने सोचा कि अगर मैं इसको ट्रांसलेशन करके, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, तो खुद मेरा ज़हन इतना पक्का नहीं था कि मैं कोई अपने से स्टोरी बनाऊं। तो उसको मैंने सोचा, मुझे स्टोरी अच्छी लगी, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी को ट्रांसलेट करूं। मैंने उसको ट्रांसलेट किया और वो भी घर वालों से छुप के किया। अच्छा, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि एक 12 साल का बच्चा, चूंकि वो घर वाले यही कहते हैं आप स्टडीज पे अपनी फोकस करें। बिल्कुल सही। तो इन चीज़ों पे ना पढ़ें, ये तो आपको पता है फिर खाली वक्त के काम होते हैं। तो इसलिए मैंने, और मुझे कोई इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं कोई इसको बेहतर कर सकूंगी। मैंने घर वालों से छुप के इसको ट्रांसलेट किया और अपनी सिस्टर से कहा। वो मेरी हमेशा से बहुत ज़्यादा मेरी राजदा है, मेरी दोस्त है, मेरी बहन, माशाल्लाह, सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको बस बताया कि मैंने ये अब कर ली है ट्रांसलेशन, तो आप जाके, आप चूंकि बड़ी हैं और आप जाके इसको पोस्ट करवा दें। उन्होंने पोस्ट करवा दिया और कराची से एक मंथली नहीं वीकली मैगजीन आता है, अखबार जहां, बहुत नाम है उसका। तो मैंने वहां ऐसे ही भेज दिया और मुझे मैं ज्यादा पूरी उम्मीद भी नहीं थी कि ये शाये होगी। अच्छा। चूंकि हमारे घर वीकली आता था, तो मैं हर हफ्ते चेक करती थी कि आई कि नहीं आई कहानी। और एक दिन तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही जब मेरा किया तर्जुमा वो आया हुआ था। बच्चों की कहानी थी बेसिकली वो। तो जब मैंने उस पर देखा, तो यहाँ से मुझे फिर मैंने घर वालों को बताया कि ये देखें मेरा नाम लिखा हुआ है फलक जाहिद, ऊपर शहर का नाम भी लिखा हुआ है। तो बड़ा एक तो हैरान हुए कि ये तुमने कब किया और कैसे तुमने पोस्ट कराया और अब ये शाये हो गई है। इसके बाद मुझे बाकायदा एक हौसला मिल गया कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर जब मेरे पास जितनी स्टोरी बुक्स थी इंग्लिश की, उनको मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रांसलेट किया और वो एक के बाद एक शाये होती चली गई। सही है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कब तक ट्रांसलेट करूंगी ना, क्यों ना मैं खुद से अब अपनी तबाजात लिखूं, मैं खुद से लिखना शुरू करूं। तो तब से फिर मेरी जहन में कहानियां बुनना शुरू हुई और मैंने इनको बाकायदा लिखना शुरू किया। बिल्कुल सही है। तो इस सारे टेन्योर में, दुरानिये में, जब आपने लिखा और फिर बेहतरी कैसे आती गई? बेहतरी इस तरह आती गई कि मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा ना बुक्स। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर मैं कहूँ कि मैं लिखती कम हूँ और पढ़ती ज़्यादा हूँ, तो ये गलत ना होगा। और मेरे ख्याल से इंसान के बहुत से राइटर्स मुझे जो नो मूव्स होते हैं, जिन्होंने अभी कदम रखा है अदब में, वो पूछना चाह रहे होते हैं कि हम अपना लिखा कैसा बेहतर करें और किस तरह हम हमारी चीज़ें रिजेक्ट हो जाती हैं डाइजेस्टों में, मैगजीन्स में। तो मैं उनको यही बात करती हूँ कि देखें, लिखने में कोई किसी का उस्ताद नहीं होता है। अच्छा। मेरा भी कोई टीचर नहीं है, मैंने किसी से लिखना नहीं सीखा है। ये स्टोरी राइटिंग एक मैं समझती हूँ खुदादाद स्किल है माशाल्लाह। तो आप इसको आजकल के राइटर्स का मसला ये है कि ये किताबें नहीं पढ़ते हैं, इनका ये शॉर्टकट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बस हम लिखें और हम एकदम से हमें फेम मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। आप जब तक बहुत से राइटर्स को, मुसन्निफ्स को पढ़ेंगे नहीं, आप उनके ख्यालात नहीं पढ़ेंगे, उनके नज़रियात को आप नहीं जानेंगे, तो आप कैसे एक नया अपना कोई चीज़ पेश कर सकेंगे आप। तो अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबको, राइटर्स को यही कहती हूँ कि अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप अच्छा पढ़ें। आपको यकीन करें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मुख्तलिफ ऑथर्स को पढ़ें और अपना फिर
बेहतरीन लिखें। सही। तो ये जब आप अपने करियर पर काम कर रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में भी डिस्कस करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको स्टार्टिंग में ही रखेंगे ताकि हमारी ऑडियंस को ये पता चल सके कि फलक ज़ाहिर ने जब मेहनत की तो इसको और कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? जहाँ तक मुश्किलात की बात है तो जैसे कि मैंने बताया कि शुरू-शुरू में तो मैं छुप के ही लिखती थी अच्छा। और मुझे कोई इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि घर वाले इतना सपोर्ट करेंगे। हुँ। लेकिन जब मेरी चीज़ें छपना शुरू हो गई महाना बुनियादों पर, हाँ। अ, पहले मैंने स्टार्ट लिया छोटे मैगज़ीन से, फिर आहिस्ता-आहिस्ता में मेरी डाइजेस्टों में मेरा नाम आना शुरू हो गया। तो फिर और साथ-साथ मैं अपनी स्टडी भी कर रही थी, तो फिर घरवालों को तो कोई इतराज़ नहीं था कि बच्ची पढ़ भी रही है और बच्ची अपने शौक भी पूरे कर रही है। अच्छा, ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बिल्कुल। करेंगे, मेरे वाले साहब भी यही कहते हैं। कहते हैं कि आपकी अभी अगर स्टडी ठीक है ना, बाकी आप अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में जिस तरह मर्ज़ी काम करते रहो, वो ओके है। मेरे ख्याल से ये एक्टिविटीज़ ज़रूरी भी होती हैं, वरना हम पढ़-पढ़ के हम वैसे ही सिलेबस की किताबें हम वैसे ही हमारे दही बनी होती है दिमाग की। हुँ। तो ये है कि हमें फ्रेश रखती हैं और हमारी तख्लीकी सलाहियतों को निखारती हैं ये चीज़ें। और हर बच्चे को मेरे ख्याल से ये करते रहना चाहिए, बजाय कि हम मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करें या दूसरी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वेस्ट करें जिनका कोई फ़ायदा नहीं है हमें। तो हमें बुक रीडिंग की तरफ या लिखने की तरफ इस तरह की मस्बत चीज़ों की तरफ हमें आना चाहिए। ठीक है। सिर्फ़ जिस तरह कि आपने कहा शॉर्टकट्स जो है ना वो लोग ढूँढते हैं। तो मैं फ़लक की जितनी भी कहानियाँ पढ़ चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो मैंने नहीं पढ़ी होगी। एक तो ये है कि मेरा एक ताल्लुक है और दूसरा मुझे मज़ा भी आता था। अब मुझे याद पड़ता है मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जब मैं बैठा होता था और मैं फ्री होता था, तो मैं कहता था इस वक़्त को मैं ज़ाया नहीं करूँगा। मैं फ़लक को मैसेज करता था कि कोई नई स्टोरी लिखी है तो मुझे सेंड कर दो। तो वो मुझे अभी एग्जाम्पल के तौर पे एक जगह याद आ रही है, इधर सामने वाली हॉस्पिटल में वहाँ बैठा हुआ था, किसी के साथ गया हुआ था। तो मेरे वहाँ ज़हन पर में भी इस वक़्त यकीन करें वही चल रहा है। तो मैंने उस वक़्त मँगवाई थी और मुझे ज़्यादा पता नहीं है वो क्यों याद रह गई। शायद मैं वो जो क्या कहते हैं उसको, पढ़ के डर भी गया था। तो क्योंकि और मैं आप इतना डरे थे और मुझे याद पड़ता है कि आपने कहा था कि मैं कब्रिस्तान कब्रिस्तान से गुज़रता हूँ। उसका ही बड़ा वाक़या था और वो फ़लक ने ना वो मरकज़ी ख़यालात ऐसे बनाए होते हैं कि आप अगर इसकी जो तह तक जाएँगे ना, डूब के पढ़ेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डर जाएँगे। मैं अकेले तो नहीं पढ़ता, लेकिन फ़लक की एक किताब थी, वो अफ़साने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अफ़साना? हाँ, नॉवल जो था आपका चर्च वाला, कदीम चर्च। कदीम चर्च। वो लेकिन मैंने अकेले बैठ के पढ़ा था और वो एक ही निशिस्त में पढ़ा था, वो ज़बरदस्त था। मैं असल में बताना ये चाह रहा हूँ कि फ़लक की जो मंज़रकशी है, वो इंतहाई किस्म की जो है ना वो कमाल है। क्योंकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरा जो काम है वो स्क्रिप्ट राइटिंग का भी है और वीडियोग्राफ़ी का भी है। तो चूँकि जब हम इस नज़रिए से देख रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि अच्छा ये अब जो है वो चर्च के अंदर एंटर हुआ था, बाहर गया था, वो सारी जो है ना फ़िल्म बन रही होती मेरे है। ख्याल से यही राइटर का कमाल होता है कि वो अपने हाँ, पढ़ने वाले को अपने साथ-साथ लेके चले। अगर बिल्कुल। एक पढ़ने वाला आपकी बनाई वो इमेजिनेशन तक पहुँच ही नहीं रहा है, हुँ, उसके ज़हन में कोई चीज़ तसव्वुर ही नहीं बन रहा है, हुँ, तो फिर मेरे नहीं ख्याल से कि वो राइटर अपनी तख्लीक को उस तक पहुँचाने में कामयाब हुआ है। हुँ। अगर आप अब जैसे कि नाम है मेरी किताब का कदीम चर्च। जी, जी। अब मैंने अब अपने पढ़ने वाले को बताना है कि वो कदीम चर्च है जिसके बारे में मैं बयान कर रही हूँ और वो हुँ, उसके अंदर मौजूद है इस वक़्त। हुँ, तो ये मुझ पर है कि मैं इसको किस तरह पेश करूँगी हुँ, कि वो पढ़ने वाला मेरा वाक़ई उस चर्च के अंदर पहुँच जाए, उस खंडरात के अंदर, और वो वहाँ पे साए महसूस करे हुँ, और उसको वाक़ई खौफ तो कुछ महसूस हो ना। अगर ऐसा है मेरे पढ़ने वाले के साथ तो हुँ। समझो मैं कामयाब हो गई हूँ। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैंने जो ये चीज़ कही थी कि मेरा ये काम है और मैं इसलिए आम इंसान भी पढ़ेगा, तो ये वो नहीं हो गया कि मैंने अपने आप को ख़ास कह दिया और दूसरों को आम कह दिया। मैंने असल में वो थोड़ी-सी डिस्क्रिमिनेशन इसलिए रखी क्योंकि हम लोग ना इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। कसम ले लें कि मैं अगर कोई मूवी भी देख रहा होता हूँ ना, तो वो सारा चीज़ यही चल रही होती है, अच्छा ये किस तरह एंगल रखा होगा? ये अब इस ये साउंड इफ़ेक्ट ने क्या किया है? लेकिन मैं ये समझता हूँ, बल्कि फ़लक को बहुत सी जगह से ऑफ़र्स भी आ चुकी हुई हैं कि आप हमें स्क्रिप्ट दें अपनी, हम उसके ऊपर उसको फ़िल्माते हैं।
मेरा भी इन फ्यूचर ये वैसे प्लान है इंशाल्लाह इस तरह करने का, लेकिन अगर आपका प्लान है तो फिर मैं आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगी। बाकियों को फलक ने गोली करवाई है उसकी क्या वजह है ये बताएं मुझे। उसकी वजह ये है कि वो लोग संजीदा नहीं है अपने काम को लेके, मैंने देखा है। और ना ही वो राइटर को, एक राइटर का ये बहुत मसला है कि जो मेरे ख्याल से ये राइटर तबका है ना सबसे ज्यादा पिसा हुआ है। इसकी चीज तो ले लेते हैं, तख्लीक ले लेते हैं, इसका स्क्रिप्ट ले लेते हैं, लेकिन इसको क्रेडिट नहीं देते हैं। राइटर को बस यही चाहिए होता है कि उसकी तख्लीक में जो उसने एक क्रिएट चीज की है बस उसको क्रेडिट दिया जाए, उसका नाम दिया जाए। वो बस जिनसे भी मेरी बात थी उन्होंने ये कहा कि आप हमें स्टोरी दे दें, हम इस तरह हमारे साथ मुआहदा कर लें और बस हम आपका नाम नहीं देंगे। तो ये तो मुझे कबूल नहीं है, बिल्कुल भी कबूल नहीं है। मैं अपनी तकलीफ पे किसी और का नाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, और ना ही मेरे ख्याल से किसी भी राइटर को नहीं होता होगा। बहुत कम होते होंगे जो अपनी तकलीफ को इस तरह बेच देते होंगे। मतलब कि मंजर कशी पैदा करने के लिए आप क्या करती हैं? मंजर कशी पैदा करने के लिए मैं ये करती हूँ कि क्योंकि मैं हॉरर लिखती हूँ और मुझे याद पड़ता है कि जब मैं लिखती होती थी उस वक्त लिखती थी, और हर राइटर मेरे ख्याल से जो भी तारीख में बड़ा राइटर गुजरा है, ठीक है, उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि वो ना जब भी लिखते थे रात को लिखते थे। तो मैंने उनको फॉलो किया, और जब मेरे घर वाले सो जाते थे रात को तो खामोशी होती थी, तो मैं बैठ जाती थी अकेले एक कोने में, और फिर मैं बैठे बैठे एक राइटर की जो इमेजिनेशन होती है वही बहुत स्ट्रांग होती है। अगर मैंने जंगल का सीन लिखा ना, उस वक्त मैं थी भी छोटी, मुझे याद है, तो मैंने कभी जंगल नहीं देखे थे, कभी दरिया नहीं देखे थे, इसके बावजूद मेरा जहन मुझे उस तक लेके जाता था। और फिल्मों में आपको पता है इतना कोई तफसील से वो चीज़ें हम सीन्स देख नहीं पाते हैं, उसके बावजूद मैं अपने करैक्टर्स को वहाँ लेके जाती थी क्योंकि मैं खुद वहाँ पे रूहानी तौर पे मौजूद होती थी। तो उसी तरह फिर मैं मेरा तख़य्युल इतना मेरा मजबूत होता था कि वो मैं फिर मंजरकशी में वो करती थी। यही वजह है कि और हॉरर में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो आपकी मंजरकशी है कि अगर आपने अगर दरवाज़ा खुला है, फिल्मों में तो हमें पता चल जाता है पीछे उन्होंने ड्रोना सा म्यूजिक डाला होता है, बिल्कुल। तो लेकिन अब ये राइटर कैसे लिखेगा कि वो जो दरवाज़ा लकड़ी का दरवाज़ा था, ये भी बताना लोहे का था कि लकड़ी का था, और वो चिरचिराया है और चिरचिराया तो उसने किस हद तक आवाज़ रात को पैदा की है। तो ये मंजरकशी जो है ना, ये किसी भी नॉवल अफसाने जो लव स्टोरीज होती हैं उनमें इतनी अहम नहीं होती जितनी ये हॉरर में अहम होती है, और यही एक हॉरर कहानी को अच्छे बनाती है। मैं तो कोई हॉरर मूवी भी देख रहा हूँ ना, आंखों पे हाथ रख के देख रहा हूँ, तो और थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ ताकि पैसे जाया ना हो मेरे तो नहीं, मंजरकशी का बहुत कमाल होता है। मंजरकशी के बगैर तो वो एक आम सी तहरीर है, बिल्कुल। हाँ, वो एक आम ही जैसे लव स्टोरीज होती हैं, लव स्टोरीज में भी हम देखते हैं कि वो जैसे वो आपका ये माशाल्लाह मैं देख रही हूँ स्टूडियो बहुत खूबसूरत आपने सजाया हुआ है। अब इसको कोई राइटर इसको एक्सप्लेन करेगा तो वो अपने तरीके से करेगा, मैं इसको करूंगी तो मैं थोड़ा आपको पता हॉरर तरीके से करूंगी। अलफलक ने आते ही कहा कि आप लोग लाइटें डिम थी। अच्छा, वो मंजरकशी बकायदा ये होती है कि वो हल्के हल्के पाँव रखते हुए जा रहा था, अचानक से उसने दरवाजा जोरदार आवाज से खोला और अंदर बैठे हुए सारे शख्स डर गए फिर ये असल में तो यही है ना कि आप वो चीज दिखा रहे हैं लोगों को, उनकी आंखों के आगे से वो मंजर गुजर रहा है, तो ये बहुत कमाल है। हर कोई हॉरर राइटिंग्स में यही अहम होती है चीज, बाकी स्टोरी प्लॉट दूसरी चीज है, लेकिन आपको अपनी मंजरकशी मजबूत करनी चाहिए। सही। मुझे किसी ने बड़े जो क्या कहते हैं राइटर हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप अच्छा राइटर बनना चाहते हैं ना तो आप बच्चों के लिए लिखें। तो उससे ये होता है, बल्कि मैं नहीं ये बात बताऊंगा, आप ये बताएंगे, क्योंकि आपने भी स्टार्ट बच्चों की जो है ना वो कहानियों से ये बात कितनी % दुरुस्त है। और हमारे अल्फाज इसलिए अड़े हैं क्योंकि हमें हमारी आवाज़ दोबारा आ रही है और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अभी मैंने दोबारा रिसेंटली, बल्कि मेरे ख्याल से हमने दूसरा पॉडकास्ट इस तरह किया है, तो वो दोबारा आती है ना तो अड़ जाते हैं। खैर कोई नहीं, आप बहुत अच्छा जा रही हैं। तो बताइए कि बच्चों की कहानी लिखने में ऐसा क्या अहम चीज़ है जो कि इंसान को आगे फ्यूचर में, हालांकि आप बच्चों की कहानियों में कुछ सियासी पहलुओं को जिक्र नहीं कर रहे, मजहबी पहलुओं को जिक्र नहीं कर रहे, आप बाकायदा एक इंसान को हॉरर जो है ना राइटिंग में लाके मार नहीं रहे हैं, तो वो उसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि बच्चे चूंकि मासूम होते हैं और उनका लेवल भी थोड़ा कम होता है, और मैं भी ये समझती हूँ कि बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल होता है। और ये मुश्किल काम अगर आप कर लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आप वाकई बहुत अच्छे राइटर हैं, क्योंकि शुरू में मुझे भी लिखना के बहुत मसाइल हुए थे कि एक बच्चे को तो आपने कहानी में सबक भी देना है,
कि उसकी ज़हन पे उसके अच्छा असर पड़े और वो इस कहानी से उसका टाइम वेस्ट ना और वो अच्छा लेसन ले सके इसमें। और फिर अल्फ़ाज़ को आप मुश्किल इस्तेमाल ना करें। आसान से आसान तरीन आप अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें ताकि बच्चे की समझ में भी आएँ। और मेरे ख़्याल से बच्चे को खुद पढ़ना चाहिए। अगर वो अपने बड़े से बार-बार पूछेगा, इस लफ़्ज़ का क्या मतलब है, तो उसकी कहानी में दिलचस्पी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। इसलिए बच्चे की ज़हनी सतह को देखते हुए कि वो कि आप किस लेवल के बच्चे के लिए स्टोरी लिख रहे हैं और आप क्या मैसेज उसको देना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम बड़ों के लिए जब लिखते हैं तो हम बिना सोचे-समझे भी बाज़ औक़ात लिख देते हैं। बाज़ औक़ात किसी कहानी का अंजाम नहीं होता है। बाज़ औक़ात कुछ कहानियाँ हम ऐसी अधूरी छोड़ देते हैं कि जो पढ़ने वाला होता है वो सोचता ही रह जाता है कि इसका अंजाम क्या हुआ, फलाने कैरेक्टर के साथ क्या हुआ। तो ये भी एक फ़न है इस तरह की कहानी लिखना, लेकिन बच्चों के लिए हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है और बच्चों को हमने ज़रूर कोई ना कोई नतीजा निकाल के देना होता है। सही। तो मैंने जब अपनी बुक लिखी थी भूतों का ताजमहल, अच्छा, अच्छा। तो वो मैंने बच्चों के लिए लिखी थी और मैंने हॉरर ही लिखी थी वो कहानियाँ। तो ठीक उस है। पर बाद जब मुझे रिव्यूज़ आए तो सबने मुझे कहा कि आपने कितने उम्र के बच्चों के लिए लिखी हैं ये? मैंने कहा कोई भी उम्र का बच्चा पढ़ सकता है। तो कहते कि ये तो हम बड़े भी पढ़ के कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। यानी कि आपने थोड़ी तो मुश्किल थोड़ी कहानियाँ लिखी हैं। तो उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि बच्चों के लिए लिखना वाक़ई कोई इतना आसान काम नहीं है। और मुझे वो कहते थे कि ये कहानियाँ जो हैं ये बड़े लेवल की हैं। लेकिन ये है कि बच्चे भी उसको एन्जॉय कर सकते हैं और मैंने बच्चों की तरफ से भी मुझे बड़े अच्छे रिव्यूज़ आए थे कि हमें कुछ बच्चे कहते थे कि हाँ, हमें बड़ों ने पढ़ के सुनाई और उन्होंने हमें मतलब सुनाए, समझाए। और कुछ जो समझदार बच्चे थे वो कहते थे हमने खुद ही पढ़ी है और हमने खुद ही इसको एन्जॉय किया है। यानी कि मुख्तलिफ रिव्यूज़ थे मेरी बुक के बारे में, तो तब मुझे पता चला कि बच्चों के लिए लिखना कोई इतना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किल काम है। आप किसी को डराना बहुत मुश्किल काम है और उसके बाद हँसाना बहुत मुश्किल काम है और बच्चों के लिए लिखना भी बहुत मुश्किल काम है। रुलाना बहुत आसान होता है। रुलाना बहुत आसान होता है। मेरे ख्याल से अंदर से आपने ये बात कही है। खैर, अच्छा इन मामलात में मैं अब इस बात को कहाँ लेकर जाऊँ? नहीं जैसा अभी आपने कहा कि अंदर से आपने ये बात की है, नहीं। बहुत फ़िल्में होती हैं ना लोग कहते हैं कि राइटर ने रुला दिया हमें। तो यानी कि वो रुलाने को भी एक बहुत बड़ा काम समझ रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल से हर चीज़ ही अपनी जगह मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वाक़ई हँसाना है। रुलाना सबसे आसान है। मैं इन हवालों से बड़ा टची हूँ। सेंसिटिव सा हूँ थोड़ा-सा, तो मैं अगर ऐसी कोई चीज़ पढ़ भी रहा हूँ तो मैं बाकायदा जो है ना मुझे वो चीज़ तारी हो जाती है। तारी करना भी बड़ा लिखने वाला जो है वो जब एक चीज़ तारी करके एक असर में, एक कैफ़ियत में लिख रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है अगला बंदा बाअसर चीज़ जब पढ़ रहा होगा तो वो असर तो लेगा। हालाँकि इन मामलात में आपको मुख्तलिफ शील्ड से नवाजा गया, तो अब तक तो अच्छी खासी तादाद हो चुकी होगी। अब तो तादाद भी मुझे याद नहीं है। माशाल्लाह। पहले मैं हमेशा गिनती थी और पापा को पापा इतने हो गए, पापा इतने हो गए अब। और अब तो मेडल्स की तादाद अलग है, सर्टिफिकेट्स अलग हैं, शील्ड्स अलग हैं, तो अब तो मुझे याद भी नहीं है कितनी तादाद है। कोई पूछता है कितनी हो गई हैं तो मैं बस जितनी याद आती है मैं उतनी ही बता देती हूँ। क्या करनी है इतनी अभी तो सफर जारी है। बिल्कुल। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो इन मामलात में आपको बाहर आना जाना भी होता है। सफ़रनामा भी आपने लिखा, उस जानी बात हूँ, लेकिन उससे पहले ये कि आपको मुख्तलिफ नशिस्तों में बुलाया जाता है। तो इन हवालों से एक ये कि मिसकंसेप्शन अजीब सा बना हुआ है कि लड़की घर में बैठी हुई है, उसके पास बहुत टाइम होता है। हालांकि मैं इस चीज़ को डिनाई करता हूँ, तो उसके पास बहुत टाइम है और वो आराम से लिख सकती है। बिल्कुल। लड़कियां ये मतलब कि यूं उनका एक नेगेटिव वे में बता रहा हूँ, उनका नेगेटिव पहलू है ये। तो इस हवाले से आप इस चीज़ को गलत साबित करें। और दूसरी चीज़ ये, बल्कि दूसरा सवाल मैं करता हूँ, पहले आप इसे कंप्लीट करें। देखिए ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी जो और मार्केट में भी डिमांड यही है, यानी कि एक पब्लिशर्स की सोच ऐसी है। वो कहते हैं जब मैंने बुक शाये करवाई अपनी पहली, जब मेरी बुक शाये हुई वो उर्दू बाज़ार लाहौर से हुई थी। तो वो पब्लिशर से जब मेरी बातचीत होती थी तो वो यही कहते थे कि हम ख़वातीन को प्रेफ़र करते हैं। और मैंने पूछा था आप ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं क्योंकि मेल्स जो हैं वो टीवी पे भी बैठ जाते हैं,
अब एंकर बने हुए हैं वो यूट्यूब पे भी हैं, वो हर जगह यानी कि अपने चेहरे के साथ आ जाते हैं। तो उनको कोई पढ़ना नहीं चाहता है, उनको लोग सुन लेते हैं। खवातीन चूंकि घर में बैठी हैं और उनके पास बहुत सी कहानियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फारिग होती हैं, बल्कि सारे घर को संभाला होता है उन्होंने। और जब उनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें वो लिखती हैं। तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज होती हैं फैमिलीज की, फैमिली से बाहर की, जैसे कि खवातीन आके बैठ जाती हैं, कभी मोहल्ले से कोई आंटियां आ जाती हैं, एक दूसरे की चुगलियां करने लगा था, लेकिन मैं चुप हो गया, मैंने कहा बात गलत ना हो जाए। बिल्कुल, वो फिर मुख्तलिफ कहानियां बताती हैं, अपनी सास की चुगलियां करती हैं, कोई बहू की करती हैं। तो फिर इस तरह उनके पास कहानियां होती हैं। तो वो कहते हैं कि लड़कियां फिर नोवेल बहुत अच्छे लिखती हैं, अफसाने बहुत अच्छे लिखती हैं, तो हम प्रेफर करते हैं लड़कियों को कि उनको, और उनकी डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा है कि लोग उनको पढ़ना चाहते हैं कि वो क्या लिखती हैं। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि खवातीन को फिर इस तरफ आना चाहिए, और वो ज़्यादा खवातीन हैं इस तरफ, तो उनको लिखना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कह रहे थे कि हमने आपको पढ़ा और हमें आपकी कहानियां बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए हम आपको शायर करना चाहते हैं। असल में ये पॉडकास्ट जो है वो एक्सक्लूसिव है, और इसलिए फलक के हवाले से ज़्यादा बातें हो रही हैं, और फलक से हट के भी इंशाल्लाह कुछ चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फलक के हवाले से एक चीज़ है जो कि कुछ लड़कियां इन मसाइल का जो है वो सामना करती हैं घर से बाहर निकलने पे। तो फलक, आप जब प्रोग्राम्स में जाती हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको आए दिन देखा जाता है माशाल्लाह से, जब आप तस्वीर भी शेयर करती हैं। अच्छा, ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रेंड है कि आप अगर किसी प्रोग्राम में जाएं तो ज़रूर शेयर करें। एक तो रगबत आती है, लोग मोटिवेट होते हैं कि ये छोटी सी बच्ची जो है वो इतना कुछ कर रही है, तो अभी तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो घर वालों की तरफ से कभी कोई आया है ऐसा कि आप प्रोग्राम्स में जाती हैं और कभी कभार तो अच्छे खासा टाइम भी लग जाता होगा, देर हो जाती होगी? इस मामले में मैं कहती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैं वाहिद खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसकी तरफ से जिस पर कभी कोई पाबंदी इस मामले में कोई नहीं है, ना ही हाँ, घर वाले फोन जब लेट हो जाता है फोन जरूर करके पूछते हैं कि बेटा कहाँ रह गए हो, कितनी देर है, लेकिन कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं है। मैंने हमेशा उनको एक दिन पहले बताना होता है कि सुबह बाबा जा मामा इस जहाँ जाना है, तो वो कहते हैं बेटा जरूर जाओ, और बस ये भी बता देती हूँ कि साथ साथ दोस्त हैं और हमने यहाँ इस तरह जाना है। तो उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा। हाँ, जब मैं छोटी थी, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं 15-16 साल की थी जब मैं ये तकरीबात में आना शुरू हो गई थी, तो उनको थोड़ा होता था जब ज़्यादा दूर जाना होता था कि कैसे आएगी, वो कहते थे बेटा शाम को आ जाना। तो लेकिन जब अब मैं चूंकि बड़ी हो गई हूँ, 18 प्लस हो गई है मेरी एज, तो अब उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। वो कहते हैं कि जब ये उस वक्त चली जाया करती थी तो अब भी आ जाया करेगी, तो ज़्यादा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस मामले में कभी मुझे मसला नहीं हुआ। सही सपोर्टिव है, अच्छा खासा सपोर्टिव है, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। सही। तो अब इस चीज़ से ज़रा हटते हैं, इस जानिब आते हैं कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं। आपने जैसा कि अभी खुद बात की कि वो सुनना चाहते हैं, और अच्छा, आवाम को समझना आसान हो चुका हुआ है। मैं खुद भी इस चीज़ को समझ चुका हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल की सीरीज़ आपने देखी, वो मखसूस तबका जो है वो पढ़ रहा है, मुझे भी मैसेज मिलते हैं। जिस तरह आपने भी शुरू की, और मुझे अभी भी वेट होता है कि ऐसी तहरीर सामने आई तो मैं हर चीज़ छोड़ के मैं देखूंगा। क्या ये चीज़ सिर्फ इस हद तक महदूद रह गई है कि अपने मतलब की चीज़ सामने आएगी तो ही हम पढ़ेंगे? हाँ, मेरे ख्याल से, क्योंकि हर इंसान का, जैसे कि हर इंसान का चेहरा मुख्तलिफ है, अल्लाह पाक ने सबका चेहरा मुख्तलिफ बनाया है, तो इस तरह हर बंदे का मिजाज, टेस्ट, सब कुछ अलग है। तो अब जैसे कि मैं हूँ हॉरर राइटर हूँ, तो अगर मुझे अपने मौजू से हट के कोई इस तरह कुछ सी किताब मिलेगी, कोई सियासत पे मिलेगी या कुछ इस तरह मिलेगी, तो ज़ाहिर है मैं तो उसको इग्नोर करूँगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मुझसे ना पढ़ी जाएगी। तो इसी तरह कुछ लोग होंगे जिनको हॉरर, और बहुत सी लड़कियां जो हैं वो नहीं पढ़ पाती हैं, मुझे कहती हैं हम नहीं पढ़ सकती हैं। तो इस तरह में इस लिहाज से मेरे रीडर्स भी कम होंगे। तो लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ने का ट्रेंड ख़त्म हो गया, ये कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता है। इस किताब की अहमियत और पढ़ने वाले कभी कम नहीं होंगे। बस ये है कि हर कोई अपने मिजाज की, कोई शायरी भी पढ़ता है, कोई सफ़रनामा पढ़ता है, कोई कोई नॉवेल्स पढ़ता है, हर किसी का अपना टेस्ट है। तो हॉरर राइटर से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त, तो हमें डराएं मामला कुछ जिन बन जाओ। मैं यही सवाल करने लगा था।
जो बंदा हॉरर चीजें पढ़ता है ना, तो वो लगता भी है कि किसी हॉरर बंदे ने लिखी होगी, ये जिन ने आगे खुद ही लिख दी। तो जब मालूम होता है कि ये तो एक बड़ी प्यारी सी बच्ची है जिसने ये लिखा है, बड़ी हंसमुख बच्ची है और बड़ी नफीस शख्सियत की मालिका है, तो लोगों ने कभी ऐसा कहा है कि बिल्कुल। मुझे ऐसा अक्सर सुनना पड़ता, फेस करना पड़ता। कोई कहता है कि हम तो समझते थे कोई बड़ी उम्र की मोटी सी भद्दी सी खतून होगी। कोई कहता है कि कोई मोटे मोटे चश्मे लगाया प्रोफेसर, खड़ूसा होगा प्रोफेसर। गुस्सा नहीं आता? नहीं, बल्कि मैं उनकी इमेजिनेशन होती है ना हर बंदे की, तो मैं बल्कि मुस्कुराती हूँ। कहते हम तो ये समझते थे कोई बहुत खरांड सा बदतमीज सा प्रोफेसर होगा, लेकिन जब सामने आई है वो तो माशाल्लाह से छोटी सी बच्ची है और इतने आजी वाली अच्छी शख्सियत की मालिक है। तो मुझे ज़ाहिर है फिर वो मैं नेगेटिव चीजें इग्नोर करके मैं अपनी तारीफ पे खुश हो जाती हूँ। अपनी तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती? कॉम्प्लीमेंट है। हाँ बिल्कुल। हाँ। हर किसी का अपना इमेजिनेशन होती है। जैसे कि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं एक राइटर थे, जरगा महमूद था उनका नाम। मैं डाइजेस्ट बहुत शौक से पढ़ती थी और उसी से मैंने अपने लिखने का आगाज किया था। मेरी ये ख्वाहिश थी कि उस डाइजेस्ट में मेरी कहानियां शाये हों। तो जब उस पर मेरी कहानियां शाये होना शुरू हो गई तो मैं एक राइटर को बहुत शौक से पढ़ती थी, उनका नाम था जरगा महमूद। तो उनकी इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज होती थी कि मुझे इमेजिनेशन बनती थी कि ये कोई ना ड्रोने नहीं होंगे, बल्कि ना ही कोई, बल्कि मेरा लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ मेरा इमेजिनेशन थी कि ये कोई कम उम्र होंगे इसी तरह, अपनी जैसा मैं उनको समझ रही थी। लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो मेरा बिल्कुल मेरी सारी इमेजिनेशन खराब हो गई। क्या कहते हैं, मैं तो बेटा बुजुर्ग हूँ, मैंने अभी कल ही बेटे की शादी की है। तो मैंने कहा हर बार वो नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। अच्छा, ये भी बड़े एक मजे की चीज है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप अगर एक इंसान को अपने सामने देख रहे हैं तो वो आपके सामने है, वो आप उसके गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का तरीका, उसके उस पर फिदा होते हैं, ठीक है। लेकिन बैक एंड पे एक बंदा या बंदी राइटर है और शायरा है या शायर है, वो अपनी चीज से अगले बंदे को मुतासिर कर रहा है, तो वो पढ़ने वाला इतना मुतासिर होता है कि उसको इश्तियाक होता है कि ये बंदा या बंदी कौन है, मुझे इससे मिलना है। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा? बिल्कुल ऐसा हुआ, जैसे कभी मैंने इनका बताया और इसके अलावा और बहुत एक दो राइटर्स थे जिनका मैंने सोचा कि भैया इनसे किसी तरह मैं मिलने का मुझे मौका मिल जाए, मैं इनसे मिलूं। तो इस पर मैंने एक स्टोरी भी लिखी थी अपनी, उसका नाम है हॉरर राइटर। वो उसका मैंने ऐसे ही एक मैंने कैरेक्टर बनाया था कि एक लड़की एक हॉरर राइटर को पढ़ती है और उसने अपनी एक इमेजिनेशन बनाई हुई होती है और वो उसकी तलाश में पता नहीं कितना मीलों सफर तय करके उससे मिलने जाती है। आगे से फिर वो कि कौन निकलता है ये। जबरदस्त। ठीक है, तो यानी कि आपको आपके फैंस मिलते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम में मिलते हैं आपको, और आपको अच्छा भी लगता होगा ऑब्वियसली, किसको नहीं पसंद। बिल्कुल। और अभी मुझे कुछ दिन पहले एक फैन मिला था, अब मुझे याद नहीं है मैं कहाँ मौजूद थी, तो उसने जब मुझे कम्प्लीमेंट दिया ना बाद में फेसबुक पर, उसने मुझे कहा और मैं उसको पढ़ के मैं काफी देर मुस्कुराती रही और मैंने अपने पापा को भी बताया, मेरे पापा ये देखें, तो मुझे उन्होंने कम्प्लीमेंट दिया, मुझे मिले थे ये फैन। तो कहते हैं कि मैं 3 दिन ठीक से सो नहीं पाया। मैं मेरे सामने वो जिनको मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ जिनको, तो वो शख्सियत मेरे सामने खड़ी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और मैं 3 दिन यही सोचता रहा, वो मेरे सामने थी। मतलब आप के इंटरेक्शन जो है वो, शायद ये मेरा सवाल आपको थोड़ा सा बोल्ड भी लगे, लेकिन चूंकि हम दोस्त भी हैं और मैं आपसे सवाल पूछ भी सकता हूँ और आप एक अच्छा जहन रखती हैं, मुस्बत जहन की मालिका हैं, तो मुझे ये बताइए कि मर्द को औरत की जानिब से बड़ा ही निशाना बनाया जा रहा है आज के दौर में कि मर्द तो ये है, अलग अलग अजीबो गरीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मैं तो ले भी नहीं सकता इस पॉडकास्ट में। तो आपको क्या लगता है, ये जो फेमिनिस्ट हैं या जो भी तबका है छोड़ें, वो मर्द की जो इमेज है वो ऐसे पेश करते हैं कि मर्द बहुत जालिम है। नो डाउट मर्द तो है नहीं ना वो जो जुल्म करता है, वो तो हैवान है, वो मर्द नहीं है। लेकिन एक मछली, 2 मछली की वजह से आप पूरे तालाब में मौजूद मछलियों को नहीं कह सकते कैसा। तो आपको क्या लगता है, आप तो पब्लिक फिगर हैं और माशाल्लाह से प्रोग्राम्स में आना जाना और देखती भी हैं, तो क्या आपको हर मर्द में ये चीज़ नजर आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं अपने घर से शुरू करूं तो मेरे फादर जो हैं वो इतने सपोर्टिव हैं, तो एक चीज तो मुझे अपने घर से नजर आती है। तो जब मैं फिर बाहर की तरफ देखती हूँ तो फिर एक आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं,
इसके अलावा भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरी कोलीग्स बताती हैं, मेरी फ्रेंड्स बताती हैं कि हमारे साथ ये इश्यूज हुए हैं। ये शायद अल्लाह का करम है मुझ पे कि मुझे कभी ज़्यादा इस तरह बल्कि हुआ ही नहीं है, बहुत कम मैंने फेस किया। तो मुझे नहीं लगता कि किसी थोड़ी बहुत गलतियों की वजह से अगर कुछ मर्द इस तरह के हैं तो हमें सबको इस तरह कहना चाहिए। ख़वातीन भी कोई कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सॉरी, हमें किसी एक जेंडर को इस तरह बुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी नहीं है ना यहाँ पर, नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। लोग सिर्फ प्रचार करते हैं कि जेंडर इक्वलिटी है, मर्द मर्द है, औरत औरत है, औरत के राइट्स उसको मिल रहे हैं। और मानता हूँ कि औरत के राइट्स उसको नहीं मिलते हैं, बहुत से मखसूस बल्कि राइट्स नहीं मिलते हैं, बल्कि बहुत से मिल भी जाते हैं। तो जहाँ पर मर्द की जिम्मेदारियाँ वहाँ पर औरत की भी हैं। तो ये एक बड़ा ही वसी मौजू है, इस पर फिर किसी दिन बिल्कुल बात वो करेंगे। जो राइट्स मिलते हैं वो फिर आप कह सकते हैं विरासत में नहीं मिलते होंगे, या बच्चियों को जो पसंद की शादी का जो दीन ने हक दिया उनको, वो हमारा माशरा बाज़ औक़ात नहीं देता है। तो वो इस तरह के हकूक़ हैं। लेकिन ये जो कार्ड उठा के जिनमें कार्ड में बड़ी अजीबो-गरीब सी बातें लिखी होती हैं, वो तो कुछ और ही चीज़ चली जाती है ना। जी। तो वो तो हकूक़ में नहीं चीज़ आती है, वो तो कुछ और ही तरफ चली जाती है बात। तो हम इसको अब इस जानिब लेकर आते हैं कि किताबें आपने लिखी और माशाल्लाह से 5 किताबें लिख ली, जिसमें सफ़रनामा भी है। तो फिर से सफ़रनामे को मैंने फिर पीछे रख दिया। मेरा सवाल अब एक और आगे आ गया है, वो ये कि किताब आज के माशरे में कितनी ज़रूरी है? एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि किताब आपको आजकल अपने मोबाइल में भी मिल जाती है। अच्छा, ये चीज़ तो अब बड़ी-सी आम-सी हो गई है कि हम हर किसी से तो ना पूछ सकते कि क्या आपको अच्छा लगता है कि पीडीएफ में पढ़ें, क्या वो वर्करदानी हो, उसके लम्स, वो सब का जवाब एक ही है कि यार वो किताब की एक अलग खुशबू है, पीडीएफ एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। उस जानिब नहीं जाते। आप मुझे ये बताइए कि किताब आज के दौर में अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए है, या सोशल मीडिया में वीडियोज़ ने उसकी जगह ले ली है? जैसे-जैसे दौर बदलता है हमें दौर के साथ एडजस्ट करना चाहिए। ठीक वीडियोज़ है। की अहमियत शुरू से रही है। लोग पढ़ने की बजाय सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसमें टाइम भी कम वेस्ट होता है और अपना भी इंसान का टाइम दिलचस्पी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो वीडियो की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन मैं नहीं समझती कि किताब की अहमियत कम हुई है और कभी हो सकती है। अभी कराची एक्सपो बुक फेयर जो इंटरनेशनल लगता है और लाहौर में लगता है, तो अच्छी खासी तादाद लोगों की वहाँ पे मौजूद होती है, किताबें खरीदने वाले बहुत होते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर आप अच्छा लिखने वाले हैं ना, तो यहाँ पर मुनस्सर है कि आप अच्छे अपने रीडर्स भी पैदा कर लेते हैं। सही। तो किताब की अहमियत कभी भी किसी भी दौर में कम नहीं होगी, और उसकी जगह कोई भी मेरे ख़्याल से कोई पीडीएफ फाइल नहीं ले सकती है। मेरे खुद अभी तक 5 किताबें हो गई हैं, लेकिन मुझे सब इस तरह बल्कि एक राइटर को मेरे ख़्याल से ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें। वो सब उनके रीडर्स कह रहे होते हैं कि हमें पीडीएफ फाइल दें, मुझे भी कह रहे होते हैं, लेकिन मैं नहीं देती। मैंने अभी तक अपनी किसी बुक की पीडीएफ फाइल नहीं बनाई है। हालाँकि जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं जो, उनके लिए भी उनके लिए ज़रूरी है कि वो आप किताब बाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे लगता है कि किताब जो है उसको उसकी अहमियत रहनी चाहिए। वो उस फॉर्म में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आसानी भी लोगों के लिए कर देनी बिल्कुल। चाहिए। हर किसी कोई अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पे लोग बर्गर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो ये तो फिर बिल्कुल। कोई इतनी ज़्यादा महँगी भी नहीं होती कुतुब। तो वो एक अलग मामला है, चलें। अब ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि राइटर्स, आपने पहले भी बताया कि राइटर्स जो है वो पिसा हुआ तबका है। तो आप क्या समझती हैं कि राइटर्स के साथ, उनकी राइटिंग के साथ इंसाफ़ किया जा रहा है? उनको मुआवज़ा दिया जाता है? आप खुद भी जो है वो डाइजेस्ट में लिखती हैं, क्या उस जानिब से भी मिलता है? और किताबें छाप कर पैसा कमाना आपके लिए जो है वो हुआ कुछ इन मामलात में, आपने कमाई की, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ लगाया ही है? अगर मैं सच बताऊँ तो सच बताइए। मैंने अपने लिखे से कभी कुछ नहीं कमाया। हाँ। मैंने डाइजेस्टों में लिखा है, उन्होंने भी नहीं कभी पे किया। और मेरी पहली 3 किताबें, वो तो खुद ही शाये हुई हैं, पब्लिशर ने उस पे खुद इन्वेस्ट किया है। ठीक है। उसके बाद जो मेरा नोवेल और मेरा सफ़रनामा है, उस पे मैंने इन्वेस्ट किया, और ये अल्लाह का शुक्र है कि रीडर्स हैं, उन्होंने उसको खरीदा किताब को, और जो मैंने लगाया था वो पूरा हो गया, यानी कि मुझे मुनाफ़े के साथ वापस आया है। लेकिन वो आपने राइट अगली किताब पे लगा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। लेकिन ये है कि जो डाइजेस्ट वाले हैं, जो ये पब्लिशर्स हैं,
ये नहीं, राइटर्स की कदर नहीं करते हैं, इनको बस एक मौज चाहिए, लिखा लिखाया, और ये बस चाहते हैं कि हम अपना इदारा चलाते रहें, अपना काम चलाते रहें, लेकिन राइटर्स को उनका हक नहीं देते हैं ये। जबकि मेरे ख्याल से ये इस हमारे मुल्क में ही ऐसा है बदकिस्मती से, बाकी जगह यूरोप में है, बिल्कुल मिलती है। और जब मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ कि इतने इतने उनके पैसे हैं और वो अच्छे खासे अमीर होते हैं वो राइटर्स। बल्कि ईशान इसमें तो लिटरेचर पे तो टैक्सेशन भी कोई इसमें एग्जाम्प्ट है ना, तो इसमें इन मामलों में भी उनको एंटरटेनमेंट और राइटिंग में है एग्जाम्पशन है, तो कमाना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन मैंने अगर मैंने कुछ कमाया है तो मैंने इसी सूरत कमाया है कि मेरी जो पहली बुक है वो 18 साल से कम उम्र में आई थी, जब मैं 16-17 की थी। तो पीसी होटल में अकादमी अदबियात वालों की जानिब से 150 दीपों के सामने मुझे शील्ड और कैश प्राइज मिला था। माशाल्लाह, तो हाँ वो मेरा पहला, जब मैंने अगर अपनी राइटिंग से कुछ कमाया तो वो कैश प्राइज था जो मुझे दिया गया। उसकी ट्रेड भी रहती है अभी। तो अच्छा, मैं वो जो सवाल पिछली काफी देर से रह रहा था उस जानिब आता हूँ। मुझे बड़ा इश्तियाक भी है कि वो असल में आपने हॉरर राइटिंग करते करते अपना रुख मोड़ा माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर लिखने पर, कॉलम्स की सूरत में, बुक रिव्यूइंग की सूरत में। लेकिन ये सफरनामे का ख्याल कहाँ से आया? और सिर्फ कुमराट का ही क्यों लिखे हैं? अच्छा, क्या नाम था? वादी सहर कुमराट। हाँ, देखिए याद है मुझे सारा कुछ। तो आपने चूंकि पूछा है कि सिर्फ कुमराट का ही, तो वो नाम बता रहा है कि वो वादी सहर है, सहर ज़दा सी वादी है वो। हाँ। अच्छा, तो जैसे कि हम मुख्तलिफ बुक्स पढ़ते हैं तो हम मुख्तलिफ दुनिया घूम लेते हैं किताबों से भी। बहुत से हम नजरियात, ख्यालात इस तरह हम जान लेते हैं सिर्फ किताबों से ही, घर बैठे ही। तो जब हम फिर फिजिकली तौर पर जब हम ट्रैवल करते हैं तो फिर आप देखें कि हम कितना कुछ सीखते होंगे, जानते होंगे, अल्लाह की बनाई इस कुदरत को देखते होंगे, नए नए लोगों से, सकाफत से, नई ज़बानों से आशना होते होंगे। तो मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, और मैंने जिस एसोसिएशन से मैं वाबस्ता हूँ राइटर्स की, और पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन अप्पा, वो बाकायदा हर साल टूर्स करवाती हैं राइटर्स के, और उनको पाकिस्तान के नॉर्थर्न एरियाज की वहाँ लेके जाते हैं, जहाँ से वापसी पे हर राइटर कोई सफ़रनामा लिखता है, कोई कॉलम लिखता है, जिसका जो दिल चाहे। तो मैंने उनके साथ बहुत से पाकिस्तान के एरियाज के सफ़र किए हैं। तो लेकिन आपने पूछा कि सिर्फ कुमराट का ही क्यों, तो कुमराट एक ऐसी खूबसूरत छुपी हुई वादी थी जो मैंने आज तक सुना। इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद, ये सब मेरे ख्याल से एक आम सी जगह थी जहाँ पर हर कोई बंदा जा सकता है, लेकिन कुमराट एक ऐसी छुपी हुई वादी थी, और छुपी हुई चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो जब हम वहाँ गए तो मैं देख रही थी कि ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, और इतनी सहरज़दा सी वादी है ये, और वहाँ पे जो शब रोज़ गुजरे हैं वो इतने यादगार थे कि मैं समझती थी कि इनको मुझे ना अपनी याददाश्तों में हमेशा के लिए महफूज कर लेना चाहिए। तो बस फिर मैंने उस अपने जिंदगी का पहला सफरनामा मैंने कलमबंद किया, जिसको बहुत पसंद भी किया गया। तो जब आपने सोचा कि मैं, अच्छा, कुछ लोग अब इसको व्लॉगिंग की सूरत में, और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आसान लोगों को लगता है कि वीडियो बनाई और लोगों को दिखा दी मंदिर, लेकिन लोग पढ़ते भी हैं। मैंने ये चीज़ तो देखी है, लोग कहते हैं ना कि हम नहीं पढ़ते हैं, या अब बस ठीक है वीडियोस देख लें, लोग वाकईतन पढ़ते हैं। मजे की आपको बात मैं बताऊं, मैं मुझे हॉरर नॉवेल्स, अपनी कहानियों से ज़्यादा मुझे जो अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं वो सफ़रनामा, क्योंकि हॉरर जैसे लिखने वाले कम है ना, अगर हम उंगलियों पे गिने जा सकते हैं लिखने वाले, तो उनको पढ़ने वाले भी कम है। लेकिन जो सफ़रनामा था उस पर मुझे बड़े अच्छे रिव्यूज़ मिले, और सब ने ख्वाहिश की कि मैं मज़ीद किसी ऐसी जगह का सफ़रनामा मज़ीद लिखूँ। तो मैं सफ़रनामा आपका निकलवा रहा हूँ वहाँ से। तो मैंने ये अभी कदीम चर्च निकलवाई है। कदीम चर्च बड़ा ही ज़बरदस्त नावल है। मुझे ये जो है, क्या कहते हैं, जब मैंने इसको पढ़ लिया ना फलक, तो पढ़ने के बाद ना मैंने ये देखा कि इसके लास्ट में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। अपनी उम्र से बड़ा लिखकर उसे निभाने वाली लड़की, और बेस्ट नॉवल आई हैव रेड येट। तो मुझे बड़ा ही मजा आया था, एक ही निशिस्त में लिखा। लेकिन सबसे ज्यादा ये इसकी अपनी एक अहमियत है। ये एक जबरदस्त चीज जो है वो मैंने पढ़ी आज तक जो नॉवेल्स में, और एक ही निशिस्त में। मैं वैसे इतना ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाता हूँ मुख्तलिफ मसरूफियत की वजह से। तो ये है वादी सहर कुमराट सफरनामा, जो फलक जाहिद ने लिखा है और अपनी एक तस्वीर भी लगाई है।
ताकि लोगों को पता चल सके मैं गई भी थी। ये लोगों को दिखाया है। और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का इसमें जो है ना वो तबसरा मौजूद है, ये तस्वीर के साथ भी। तो ये भी फलक ने जो है वो हमें क्या कहते हैं वो सबूत दिया है। तो अब हम किधर चले? अब मुख्तलिफ पहलुओं की जानिब हम आए हैं। मैं अब यूथ की जानिब आता हूँ। यूथ को आप एक्टिव पा रही हैं कि नहीं पा रही हैं? यूथ को राइटर्स में जब हर फील्ड में बिल्कुल यूथ की पावर आपको पता अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती। अगर यूथ ही कुछ नहीं करेगी तो फिर हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कैसे बनेगा? तो ये है कि हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत परेशान हैं। कोई बेरोजगारी के हैं, कोई किसी को ये समझ नहीं आती कि वो स्टडी में कौन सी सब्जेक्ट्स रखे। तो ये है कि हमारा नौजवान तबका बहुत परेशान है आजकल, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, सहूलियात नहीं मिलती हैं उनको। तो बाकी वो है कि अपनी अपनी जगह वो एक्टिव तो हैं और कोशिश भरपूर रखे हुए हैं वो। बस अगर उनको मौका दिया जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम बहुत काबिल और ज़हीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी बात की थी ना कि जो है वो लिखने पर डाइजेस्ट वगैरह में किताब की सूरत में रॉयल्टी नहीं मिल पाती है। तो मेरा आपको ये मशवरा ये है कि फ्रीलांसिंग की सूरत में लोग कमा रहे हैं, आप इसको ऑनलाइन के तौर पर लेके चल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बाहर कंटेंट राइटिंग, यस कंटेंट राइटिंग के ऊपर जाएं आप, और आप इससे जो है वो कमा सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात नहीं आती कि कमाना क्यों है भाई, हम कोई और काम कर लें। जो टैलेंट है हम उसके जरिए अगर कमाते हैं ना तो हमारी खुशी, पैसे तो नहीं आने हैं उससे। ये भी मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे इसमें ज्यादा पैसा नजर नहीं आया। अच्छा, नहीं इसमें तो मेहनत बहुत ज्यादा थी, या पता नहीं मुझे अभी सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, तो हो सकता है इसलिए ऐसा हो। लेकिन मैंने कोशिश की थी। पर वर्ड्स के हिसाब से लोग देते हैं। मुझे अब याद पड़ता है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो नात की क्लासेस देते हैं। तो वो जो उनके स्टूडेंट थे ना, उनके पेरेंट्स ने उनसे बात की कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो स्पीचेस करते हैं लेकिन वो ना विन नहीं कर पाते, उनका कंटेंट जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बात की थी, मैंने कहा चले मैं लिख देता हूँ आपको। तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती कहा कि आपने इनसे पैसे लेने हैं। मैंने कहा नहीं, आपके रेफरेंस है, मैं वैसे लिख दूंगा, मुझे शौक है लिखने का। कहते नहीं फिर ना लिखना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे पर वर्ड के हिसाब से स्पीचेस लिख कर दी और मुझे उसके पैसे मिले थे उस वक्त। लेकिन हम वो लोग नहीं हैं जो डेडलाइंस के अंदर रह के वो काम करें। फिर मैंने वही बात होगी ना कि आपने लिख के उनको दे दिया, वही क्रेडिट वाली बात फिर वो हो जाती है। बंदा अब अगर आपने क्रेडिट लेना है तो फिर आपने ये पैसों से पीछे होना होगा। पैसे लेना है तो फिर आपको लेकिन वो मामला तोड़ रहे ना, क्योंकि उसमें वो बच्चे ने स्पीच करनी है, आपका कंटेंट पढ़ना है, और हमारे लिए यही क्रेडिट है कि वो बच्चा विन कर गया था। तो मेरे लिए इतना ही बड़ा था। खैर, आपने शायरी में भी तब आजमाई की है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कोई शायरी जो अब तक लिखी है वो जरूर सुनाइए, उसमें से कोई इंतखाब कीजिए। बाकायदा तौर पर मैं शायरी तो नहीं करती हूँ, बस कभी कभी मूड होता है नज़म कह लेती हूँ। नज़म, हाँ, ये मेरी एक नज़म है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल सुनाइए। सुनो महबूब मन, अक्सर मुझे तुम याद आते हो। वाह। जब उस राह से गुजरती हूँ कि जिस राह पर कभी हम तुम अक्सर मिलके चलते थे, मुझे तुम याद आते हो। किसी भी मर्द को मैं जब किसी औरत के हाथों में जो पहनाए हुए गजरे कभी भी देखती हूँ तो मुझे तुम याद आते हो। कोई आशिक कहीं अपनी किसी महबूब को जब फूल देता है, मुझे तुम याद आते हो। वाह। उतरते हैं जो मेरे घर के आंगन में वो साए शाम के जो सुरमई रंगत के होते हैं, इन्हें महसूस करते ही मुझे तुम याद आते हो। कोई जोड़ा जो वॉकिंग ट्रैक पर हाथों में हाथ डाले मेरे सामने से जब गुजरता है, या उनको पार्क की मैं बेंच पर बैठे हुए देखूं, मुझे तुम याद आते हो। कोई जोड़ा जब आपस में मनाने रूठने का खेल खेले तो मुझे तुम याद आते हो। मैं जब दो प्यार करने वालों को स्टॉप पर देखूं कि वो हैं मुंतजिर बस के, मुझे तुम याद आते हो। किसी कैफे के जब रोमानवी माहौल में दो प्यार करते पंछियों को देखती हूँ तो मुझे तुम याद आते हो। मुझे सब याद आता है, वो सारे पल भी मुझको याद आते हैं कि जो लाहौर में आवारगी करते गुजारे थे। ऐ मेरी रूह के साथी, कहाँ हो लौट आओ ना, मुझे तुम याद आते हो, बहुत ही याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो, बहुत याद आते हो। आप देख सकते हैं कि फलक ने अपनी राइटिंग्स में तो मंजर कशी दिखाई है,
लेकिन नज़म में भी बाकायदा वो चीज़ चल रही है, वो दो प्यार करने वाले बैठे हुए हैं। मतलब राइटिंग में हॉरर भी लिखा, मामलात भी लिखे, रोमानवियत की तरफ भी ऑब्वियसली तबाज़माई की होगी, कुछ ना कुछ लिखा होगा। अ, हम चूँकि इंसान हैं और इंसान की फितरत ही मोहब्बत पर होती है, तो चाहे हॉरर हो, चाहे कुछ भी हो, इंसान मोहब्बत से कभी खुद को जुदा नहीं कर सकता है। वाह! और मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आप हॉरर लिखती हैं, तो आपके अंदर तो मोहब्बत दूर-दूर तक नहीं होगी, आप तो वहशत भरी कहानियाँ लिखती हैं, तो आप इसी तरह अंदर से बस इस तरह यानी कि कोई जज़्बात नहीं होंगे आपके अंदर। मैं कहती हूँ नहीं, अगर आपने मेरी स्टोरीज़ गौर से पढ़ी हों, तो आप मुझसे शायद ये सवाल ना करते कि उनमें भी अब आपने मेरा नॉवल पढ़ा है कदीम चर्च, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। बहन-भाइयों की बिल्कुल। मोहब्बत ही थी ना, हाँ। बहन ने अपने भाई को बचाने के लिए कितना सहा उसने। लोगों ने मोहब्बत सिर्फ जो है ना वो गैर लोगों को एक बंधन में बांधकर उसको नाम दे दिया। वो ये नहीं देख बिल्कुल। रहे हैं कि पेरेंट्स भी हैं, भाई बहन भी हैं। बिल्कुल, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना ये प्लॉट तरतीब दिया था कदीम चर्च का कि मैंने देखा कि हर जगह बस हमारी जो ख़वातीन हैं वो बस ये रोमानवी लिख रही हैं, और वो भी हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में भी यही कुछ चल रहा है। तो मैंने देखा कि मैं एक पाकीज़ा रिश्ते को, बहन भाई के रिश्ते को, एक ऐसी मोहब्बत दिखाऊँ जो पहले कभी किसी ने ना दिखाई हो। तो ये मेरे अंदर की मोहब्बत ही थी ना, जिसको मैंने एक हॉरर टच में इस तरह मैंने पेश किया। ठीक है। तो इंसान अपनी इस कायनात का वजूद ही मोहब्बत की वजह से वजूद में आया। सही। तो हम इंसान कैसे मोहब्बत के बगैर रह सकते हैं, जब जानवर भी जो हैं वो उनके अंदर भी जज्बात होते हैं, हम तो फिर इंसान हैं। तो हाँ, मैंने रोमानवी भी लिखा है, लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं लिखा मैंने, लेकिन मैंने एक अफ़साना लिखा था। इसके अलावा मैं छोटी-छोटी नसर में चीज़ें लिखती रहती हूँ मैं। रोमानवी जो मैं कैफ़ियत महसूस कर रही होती हूँ, तो फिर मैं उसको कलमबंद कर लेती हूँ। तो इसके अलावा आपकी फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स हैं? स्टडी के हवाले से आप अब किस फील्ड में जाना चाह रही हैं? अभी तो मैंने एफए अपना कंप्लीट किया, इंशाल्लाह अभी ग्रेजुएशन में जाने का इरादा है। इसके अलावा छोटे-मोटे कोर्सेज़ में इंग्लिश स्पोकन के कोर्स भी मैंने किए हैं, और जीसी यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह, इसके अलावा मैं साथ ये जो आपने बताया कंटेंट राइटिंग के, इस तरह के कोर्सेज़ मैं करती रहती हूँ। और फ्यूचर में मेरा इंशाल्लाह प्लान है ग्रेजुएशन के बाद कि मुझे लेक्चरर बनने का शौक है। लेक्चरशिप की तरफ मैं शायद मैं चली जाऊँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, आप बड़ा ज़बरदस्त बोल रही हैं आज पॉडकास्ट में, तो वहाँ पर तो आप जो है ना वो झंडे ही गाड़ेंगी कि मैं बताऊँगी तुम लोगों को। अच्छा, मुझे लगता है आपने जाके उन सबको कहानियों पे लगा देना कि आप कहानियाँ लिखें। ये है कि मुझे इंटरव्यूज़ की ऑफ़र्स आती रहती हैं, और मुझे सब ये भी कहते हैं कि आप अपने काम को कैश क्यों नहीं करवाती हैं? बाकी लोग तो बड़ा कुछ करते हैं, वो उन्होंने कोई काम अभी कोई ढंग का किया नहीं होता, तो वो चाह रहे होते हैं कि बस उनको फेम मिल जाए, जैसा कि मैंने बताया शॉर्टकट। तो आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं? मुझे वो होता है कि बस मैं कैमरा फेस नहीं होता, मैं समझती हूँ कि ऐसी हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं, जैसे उमर अहमद हैं, निमरा अहमद हैं, वो सामने नहीं आती हैं, लेकिन उनका उनका लिखा ही इतना मशहूर है कि लोग उनको जानते हैं। तो मैं समझती थी कि शायद मैं इस तरह भी बैक कैमरा रह के भी लिख सकती हूँ, लेकिन चूँकि मैं तकरीबात में आती जाती हूँ, तो मेरे ख़्याल से ये ज़रूरी है, और आपने मुझे यहाँ पॉडकास्ट के लिए बुलाया था, तो भाई का कैसे इनकार हो सकता था? नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। और ये एक बहाना समझ लें लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। और वैसे तो हमारी मुलाकातें होती रहती हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, और हम लोग बहुत से प्रोग्राम्स इकट्ठे अटेंड करते हैं, और बड़ा मज़ा आता है। तो दोस्तों के हवाले से एक सवाल मैं ऐड करता हूँ, और हम अपनी पॉडकास्ट को इख्तिताम की जानिब भी लेकर चलते हैं। इख्तिताम भी ज़रूरी है ताकि हम दोबारा से आगाज़ भी कर सकें इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों ने आपको सपोर्ट किया, जो पढ़ते हैं, और वैसे भी मुख्तलिफ मामलात में, चूँकि होता ये है कि जब इस उम्र में लोग तबाज़माई कर रहे होते हैं, लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आप माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों का कितना किरदार आपकी ज़िंदगी में रहा है? अगर मैं कहूँ कि मैं इस हवाले से अल्लाह का ख़ास करम रहा है मुझ पे, मैं इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि घर की तरफ से भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और अभी मैं कल ही मेरी एक वो राइटर हैं, शायद आप उनको जानते हो, मैं नाम नहीं लूँगी। वो उनकी भी उम्र एज है कोई 12-13 साल, जब मैंने बाकायदा आगाज़ किया था, तो वो मुझे कह रहे थे कि आपने कैसे फ़ेस किया लोगों को?
मुझे ना मेरी एज में ना रुकावट बन रही है। अभी भी 12 की है? बिल्कुल ज़्यादा 14-15 साल की है। वो कहते थे मैं 8th क्लास में हूँ। ओके तो ओके। उनकी पहली किताब भी आई है अभी। अच्छा, तो मुझे कहते हैं मेरी ना एज ये जो आपकी रुकावट मुस्कुराहट है ना, मुझे लगता है मैं जानता हूँ। अच्छा। इसलिए तो मैंने कहा है कि आप जानते होंगे। हम ज़ाहिर अदबी लोग हैं, हम एक दूसरे से वाकिफ हैं। तो मुझे कहते हैं रुकावट बन रहा है, तो आपने इसको कैसे फेस किया था? मैंने कहा कहना क्या चाह रहे हो? कहता कि यानी कि मुझसे एडिटर्स और अगर मैं करना चाहूँ कोई और ये व्लॉगिंग का कोई भी काम वीडियो पे एक करना चाहूँ तो मुझसे ना बहुत ज़्यादा डिटेल में चल जाते हैं कि तो वाक़ई तुमने ऐसा किया ये वो सब। मैंने कहा नहीं, हालाँकि मैं फ़ीमेल थी और मुझे ज़्यादा ये मसाइल होने चाहिए थे, आप तो फिर अभी बच्चे हो, मेल हो, तो पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से मैं खुशकिस्मत रही हूँ कि घर से भी सपोर्ट रही है और जब मैं बाहर गई हूँ तो आप जैसे दोस्त मिले हैं, बहन-भाई मिले हैं, बहनें, भाई, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बल्कि वो हौसला अफ़ज़ाई किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा खुश होते रहे हैं, मुझे आगे लेके जाते रहे हैं कि ये हमारी छोटी-सी हमारी दोस्त है, राइटर है और इन्होंने किताबें लिखी हैं। तो मुझे कभी इस हवाले से मुश्किलात नहीं आई हैं और बल्कि मैं क्योंकि एक राइटर हर इंसान की कहानी को सुनता है। तो मैं फीमेल्स को जब सुनती हूँ तो वो हमें कहती हैं कि हमारे पास कोई सुनने वाला, हमें कोई तसल्ली देने वाला, ढाढस बंधाने वाला नहीं है। तो मैं इस हवाले से फिर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह का मुझ पे कितना करम है कि अगर मैं परेशान हूँ तो कोई ना कोई मेरे पास होता है। ऐसा कभी नहीं है कि मैंने खुद को तन्हा महसूस किया। अल्लाह की ज़ात तो हमेशा आपके साथ होती है। इसके अलावा ये दोस्त भी मेरे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा आप जैसे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा जिनको मैं एक आवाज़ देती हूँ तो वो भागे आते हैं। सलामत रहें। हमें जो है वो आप जैसे लोगों की सोहबत में रह के अच्छा लगता है। पॉडकास्ट लंबी हो रही है और मैंने एक सवाल अचानक से ज़हन में आया, भूल गया हुआ था कि आपको एलन बड़ा पसंद है। उसके हवाले से ओह माय आपने बड़ा गॉड! कुछ लिखा है। तो एलन से इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त उस पर कैसे उमड़ आई? तो ये मुख्तसर सा बताइएगा प्लीज़। एलन अब तो ख़ैर से काफ़ी लोग मेरी वज़ह से उनको जानना शुरू हो गए क्योंकि मैंने हर जगह एलन एलन बड़ी की मैं है। चाहूँगा एडिटर को कहता हूँ कि वो जो है ना वो एलन की पिक्चर लगा दे, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ठीक वो है। एक फ्रेंच एक्टर हैं और मैं उनकी खूबसूरती से मुतासर हूँ। और मुझसे पहला सवाल मुझसे यही किया जाता है कि आप हर वक़्त एलन एलन करती हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है उनमें? तो मैं कहती हूँ कि अगर आप उनकी एक्टिंग कैरेक्टर के हवाले से कोई आप चाह रहे हैं कि शायद मैं इंस्पायर हूँ उनसे, तो ऐसा नहीं है। बाकी उनकी एक्टिंग वो अपनी जगह, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ उनमें लगती है वो उनकी खूबसूरती लगती है और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में उनको कोई भी नहीं जानता होगा। तो मेरा जितना हल्का हिबाब है, अगर वो जाना शुरू हुए हैं तो ये मेरी बदौलत ही है और उन पर मेरी मैंने आपने कुछ लिखा भी हुआ है उन पर? क्या? बायोग्राफी लिखी है मैंने किधर है उनकी। वो? वो अभी ज़ेर तकमील अभी मुकम्मल नहीं हुई है। उनके इक़्तिबासात में अपनी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मैं शेयर करती रहती हूँ मैं। तो इंशाल्लाह वो जल्द आएगी। मेरे बहुत से प्रोजेक्ट ज़ेर तकमील हैं और मैंने अपनी राइटिंग्स को भी टर्न दिया है। मैं अब इस्लामिक भी लिखना शुरू हो गई हूँ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एलन तक ये चीज़ पहुँचा सकें इंशाल्लाह ताला। अगर वो तब तक अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी। यार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फलक 10 गिनूंगा और 10 गिनने तक जल्द से जल्द आपने ना 5 ऐसे पसंदीदा एक्टर्स के नाम, एक्टर्स बाद में आते हैं, पसंदीदा राइटर्स के नाम लेने हैं। 1 एमिर राहत, 2 अनवार लिगी, 3 अली अकबर नातिक, 4 5 6 कितने हो गए? 3 हो गए हैं। 7 8 सफदर जैदी 9 और 9:30 अस्मा चुगताई। पौने 10 डन। इनको आप बाकायदगी से पढ़ती हैं? नहीं, बाकायदगी से नहीं। एमिर राहत, अनवारी लेगी को मैंने बाकायदगी से पढ़ा है, बाकी उनको कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। सही है। तो मैं अब जो है ना 8 तक गिनूंगा और आपने 4 पसंदीदा एक्टर्स के नाम बताने हैं। 1 एलन, 2 अल पचिनो, 3 लियोनार्डो डिकैप्रियो, 4 टॉम क्रूज, 5 हाँ 6 आप बता चुकी हैं 4। 5 कहा है आपने? मैंने 4 कहा था, 5 कहा था। तो 5वां बता दे। 5वां बस निकल गया। पाकिस्तानी कोई पसंद नहीं है? नहीं। ओह यार, इंडियन भी कोई पसंद नहीं है। really? हाँ, मुझे हॉलीवुड के अच्छे लगते हैं। चले एक सवाल अभी ज़हन में आया, वो ये करते हैं कि एक सफर पर हैं आप
आपने बैठ के सफ़रनामा लिखना शुरू कर देना अगर आप सफ़र पे चली गई तो। आपने मेरे सवाल का जवाब कहाँ देना है। आप सफ़र पर हैं, दरिया में जा रही हैं और दरिया में बोट है, बोट के ऊपर हैं और आपके साथ 3 लोग और हैं। अचानक से तूफ़ान आता है, तूफ़ान के बाइस आपकी कश्ती जो है वो डूब जाती है। मेरे पास तो नाम 3 थे और वो आपको तो पसंद ही नहीं है पाकिस्तानी में से, लेकिन 3 एक्टर्स हैं। आप एक अपने पास रखेंगी और 2 उनको देंगी, तो आप इनमें से किनको बचाना चाहेंगी? यानी एक को बचाना है, 2 को बचाना है। आपके पास 3 जैकेट्स हैं आपके पास। हाँ, फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा, अली जफर। अली जफर को बचाऊंगी मैं और फवाद खान। फहद मुस्तफ़ा इतनी एक्टिंग करता है जबरदस्त, इतने अच्छे शोज करता है। फहद मुस्तफ़ा साहब देख लें, आपके फैंस नहीं। मेरे ख्याल से ये जीतो पाकिस्तान वाले हैं, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है। ये वही है। एक और चीज पूछता हूँ कि पहाड़ है, पहाड़ में आप चढ़ी हुई हैं। मेरे ज़हन में ये सवालात इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपसे रिलेटेड हैं, आप हाइकिंग भी करती हैं। तो वहां से जो है ना वो आप जा रही हैं, आप भी आप अपने आप को स्टेबल करेंगी क्योंकि आप हाइकिंग करती हैं, आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके साथ 3 राइटर्स हैं और जो उनको आपने बचाना है वो गिरने लगे हैं। उनको एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि वो हमेशा से किताबें लिखते रहे, उन्होंने कभी हाइकिंग नहीं की, उनको एक्सपीरियंस नहीं था कि उन्होंने हाइकिंग किस तरह करनी है, वो गिरने लगे हैं। 2 ऐसे राइटर्स के जल्दी नाम बता दें कि जिनको आप बचाएंगी। मैं आपको बचाऊंगी। मैं राइटर। मैं आपके, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं नहीं गिरूंगा। एक मुझे बचा लिया, एक और चले हमारे हल्के में से बता दें जो हमारे दोस्तों में। मैं अपने दोस्त को बचाऊंगी, किरातुलैन खालिद को। जबरदस्त। और मैं एक और कोई बचा ले, तीसरे को भी बचा ले, बेचारे को। कौन है और? 3 लोगों को बचा ले, एक मुझे बचा लिया, किरातुलैन खालिद हो गई और एक मैं तो कीर खरल को बचा लूंगी। ओके डन, हम 3 बच गए। अब जो चौथा रह गया वो कौन था? वो हमारा कोई दुश्मन समझ ले। दुश्मन को हम गिरने देंगे, दोस्तों को बचा लेंगे। तो कीर साहब बच गए, किरातुलैन खालिद बच गई और हुज़ैफा साहब बच गए। जल्दी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 सेकंड होंगे, बल्कि मैं ज्यादा देता हूँ, इस चीज के लिए मैं ज्यादा दूंगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड होंगे। आपने इन 15 सेकंड्स के अंदर अपने करीबी दोस्त हुज़ैफा अशरफ आसमी की तारीफें करनी है। जल्दी। हुज़ैफा भाई बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक हैं, बहुत ही ज़ाहरी तौर पे भी और बातनी तौर पे भी बहुत खूबसूरत इंसान है। और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बाअदब है, बाअदब बानसीब। और ख़ास तौर पे मैंने हमेशा इनको फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते बहुत देखा है। हमेशा 2 बड़ी आपी, बड़ी बहन, छोटी बहन इस तरह करके बात की, और यही सबसे इनकी अच्छी आदत है। थैंक यू सो मच। मैं ये चीजें शायद डिजर्व नहीं करता, शायद का वर्ड इसलिए यूज करती हूं। डिजर्व करते हैं, मैं जल्दी बोल नहीं पा रही। देखा ना, ये जल्दी में जो चीजें निकलती हैं वो ज्यादा ही क्या कहते हैं, दिल से निकलती हैं। वो आपने दिल से जो बात कही है वो असर रखती है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ भी की। और ऐसा नहीं है कि मुझे तारीफ सुनने का शौक है, मैं जस्ट अपने एक दोस्त के साथ इस तरह की रैंडम टॉक कर रहा हूँ। फलक 1 घंटा 1 मिनट की पॉडकास्ट हो चुकी हुई है, हम इसको इख्तिताम की जानिब लेकर चलते हैं। आपको पॉडकास्ट करके कैसा लगा? पहली पॉडकास्ट है? बिल्कुल, ये पहली पॉडकास्ट है, और इससे पहले मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिए, 1-2 दिए हैं बस। तो मुझे इस इतने खूबसूरत स्टूडियो में बैठ के अपने प्यारे से भाई के पास बैठ के मुझे ऐसे बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ, बल्कि मैं इससे पहले बहुत ज्यादा, आपको पता ही है, मैंने आपसे डिस्कशन करती रही मैं कितनी, मैं थोड़ी नर्वस थी कि मैं कैसे बोलूंगी। लेकिन अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा जैसे कि मैं कोई इंटरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने कैमरा, ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल एक घर में बैठ के एक टॉक कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतने बड़े मेहमानों में, मैंने आपकी पॉडकास्ट देखती रहती हूँ मैं, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे बुलाया अपने इधर। इस काबिल हैं बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आपके साथ पॉडकास्ट करके। अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्कियों से नवाजे। आमीन आमीन। आप जो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसको मजीद आके लेके चलें, इसको इस तरह बीच में कभी भी ना रोकिएगा। अल्लाह आपको बहुत ज्यादा नवाजे इंशाल्लाह। तो हम इख्तिताम की जानिब जाते हैं। बहुत मुझे ना वो शेर याद आ गया है, शायर का नाम नहीं याद आ रहा, शायद एक यानी साहब का है। बहुत बरसों के बाद आया कोई मेहमान मेरे घर में, बहुत बरसों के बाद है दिल मेरे घर की फिजा महकी, या मेरे दिल की फिजा महकी, ऐसा कोई शेर था। और हमें तकरीबन, हमें याद पड़ता है कि हम 4 दोस्तों की सालगिरह थी
और आप तब मेरे घर आई थी, याद है? बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह बल्कि याद है। पिछले दिनों आपने उसके हवाले से कुछ स्टेटस भी लगाया हुआ था, हाँ, कोई पोइट्री पढ़ रही थी। हमारा ग्रुप होता था बकायदा, वो भी क्या दिन थे वो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दौर गुजरा है और अब भी गुजर रहा है। ये नहीं है कि राहें जुदा हैं, और बस मसरूफियात की वजह से लोग जो है ना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा है। आपको उस वक्त जो है ना वो लोगों को याद रखना चाहिए जब आपको ये लगे कि अगला बंदा भी जो है वो चाहता उस है वक्त कि हम थे भी थोड़ा लावाली से बच्चे, अब मसरूफियात बढ़ गई हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो थोड़ा वो स्पेस और गैप तो आ ही जाता है, लेकिन अहम ये है कि खलूस कायम रहना चाहिए कि जब हम अरसा बाद में मिलें तो ऐसा लगे जैसे कि हमारे बीच कुछ गैप आया ही नहीं था। खत्म करें। बिल्कुल। निशान साहब खत्म करें, डायरेक्टर साहब डायरेक्ट करेंगे तो हम खत्म कर देते हैं। अच्छा, सीन ये है कि आखिरी सवाल मेरे ज़हन में अभी जाते जाते आया। मेरे सवाल बहुत हैं और मैं ये चाहूँगा कि अब तो आपके हवाले से बात की ना, हम इंशाल्लाह किसी दूसरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे मेरे किसी भी और ज़हन में दिन। भी आ रहा था, फिर गुफ्तगू के दौरान निकल गए। हाँ, वो मेरे से भी ऐसे में कंबाइन हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह किसी और दिन बैठ के ना गुफ्तगू करेंगे किसी खास टॉपिक को लेकर भी। अभी तो हमने मुख्तलिफ चीज़ों को कवर अप किया। अगर आपको ड्रामा लिखने की जो है वो दिल करता है और अगर आप लिखती हैं, अगर आपको ऑफर होती है एलन के अलावा पाकिस्तानी किस एक्टर को आप जो है ना उसमें उसके लिए लिखेंगी? आप चाहेंगी कि ये एक्टर मेरे जो है ना वो ड्रामे के लिए बने आए? मुझे उनका नाम तो नहीं आता है, लेकिन वो जो एक ओएसटी बड़ा मशहूर हुआ था, सुनो चंदा वाला। वो जो गाना था कि दिल हाँ बोलो कुछ मैं भी। कुछ भी। ड्रामे ज्यादा देखती नहीं हूँ। वो उनकी लुक उनकी ऐसे हॉलीवुड की एक्टर्स की तरह ही है। अच्छा, तो उन वो जो मेरे ख्याल से वो जो आया था ड्रामा एक, इन्होंने जो इंटरनेशनल बीमारी है जिसके बारे में अभी कोई ज्यादा खास इलाज नहीं है, अच्छा, उस अच्छा, तरह के हसास मौजू पे इन्होंने एक ड्रामा बनाया था, उसके जो हीरो हैं, ठीक ठीक ठीक, तो मुझे मेरे दिल में नाम नहीं है, मैं चाहूंगी मैं उनको कास्ट करूं। ज़बरदस्त। अगर आपको ये चीज़ पिक हो गई है, आप लोग ये समझ गए हैं कि वो उनका नाम क्या है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी ज़्यादा ड्रामे नहीं इनका देखता। ओएसटी इस पर मुझे अच्छा खासा मशहूर है, मेरे ज़हन में भी अब नहीं आ रहा इस टाइम। आपको भी सुना होगा आपने। अच्छा, नहीं फिर अभी क्योंकि आप नहीं सही बता पा रही हैं ओएसटी भी। खैर कोई बात नहीं, फिर सभी फिर कभी सही। तो ये कमेंट में हमें बता देंगे, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी राइटिंग्स को सलामत रखे, अल्लाह आपके पेरेंट्स को सलामत रखे, अल्लाह आपके अजीज़ व अकारिब को सलामत रखे, अल्लाह आपके इर्द गिर्द जो लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, अल्लाह आपकी राइटिंग को कलम में इतनी ताकत अता फरमाए कि आप जब लिखें अगला बंदा डरे भी, डराते भी हैं आप, और अगला बंदा सीखे भी और यूथ को इसी तरह मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच ज़ैफ़ी भाई, आपका, बहुत आप भी शुक्रिया। सलामत रहें। इंशाल्लाह। और 1 घंटा 6 मिनट हो गए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हम पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं क्योंकि हमने नाजरीन का भी ख्याल करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, फलक को दुआओं में याद रखिएगा। फलक की अगर आप राइटिंग्स पढ़ना चाहते हैं तो फलक के पेज को विज़िट कर सकते हैं, फलक जाहिद के नाम से ही वहाँ पर मौजूद होगा। और अगर आप फलक की कोई किताब बाय करना चाहते हैं या फलक की कोई राइटिंग्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप फलक से फेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसके साथ साथ प्यार आप निछावर करते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।